तो ये कहानी होने वाली है हमारी हीरो यांग कुई की, जिसका सिर्फ एक ही सपना था, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए एक कल्टीवेटर बनना। और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उसने लिंग जाओ नाम के एक पवेलियन हाउस को भी ज्वाइन कर लिया था, जहाँ पे यांग कुई का मार्शल आर्ट टेस्ट लिया जा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी डिसेबल्स एक एक करके बहुत ही बुरी तरह से यांग कुई को हराते जा रहे थे, जो कि सेम यांग कुई के ही लेवल पे थे। लेकिन उसके बावजूद भी यांग कुई वहाँ पे उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक बात जो यांग कुई को सबसे अलग बनाती थी वो ये थी कि यांग कुई अब तक वहाँ पे 150 से भी ज्यादा फाइट्स को हार चुका था, जिसके चलते उसके पैरों और हाथों की हड्डियां वहाँ पे चकनाचूर हो चुकी थी। लेकिन उसने अभी तक भी वहाँ पे अपनी हार नहीं मानी थी और ये सब दूर से ही बैठी हुई एक लड़की भी देख रही थी। और यांग कुई की हर एक फाइट हारने के बाद अपनी बुक में सर्कल भी लगाई जा रही थी। और जब यांग कुई वहाँ पे पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है तो वो लड़की भी वहाँ से रवाना हो जाती है। ये अब हर वीक का ही हो गया था, क्योंकि यांग कुई हर हफ्ते किसी न किसी को अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता था और हर एक फाइट के बाद उसका यही अंजाम होता था, जिसके चलते हम देखते हैं कि लिंग जाओ पवेलियन हाउस का ग्रेट एल्डर भी अब यांग कुई से काफी ज्यादा नाराज हो चुका था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन लिंग जाओ पवेलियन हाउस का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ यांग कुई की पैरों और हाथों की हड्डियों को दोबारा से जोड़ दिया गया था। और आज ग्रेट एल्डर ने उसे अपने पास उसकी मेरिडियंस और बोन्स को चेक करने के लिए बुलाया था। लेकिन जब ग्रेट एल्डर वहाँ पे उसकी मेरिडियंस और बोन्स को चेक करते हैं तो वो यांग कुई से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा निराश होते हुए कहते हैं, नहीं तुम कभी भी एक कल्टीवेटर नहीं बन सकते, क्योंकि बचपन से ही तुम्हारी बोन्स बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जिसके चलते तुम्हारी हर एक फाइट के बाद वो बार बार टूट जाती हैं। और एक मार्शल आर्ट कल्टीवेटर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो उसकी बोन्स ही होती हैं। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि तुम मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना छोड़ दो और माउंटेन से नीचे वापस अपने घर चले जाओ। उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यांग कुई वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो गया था और वो जल्दी से वहाँ पे ग्रेट एल्डर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज एल्डर मुझे अपनी सेक्ट से बाहर मत निकालिए, मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना ही मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है, प्लीज मुझे को चांस दे दीजिए। यांग कुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर को भी उसके ऊपर थोड़ा रहम आ गया था और वो यांग कुई से कहता है कि सेट के रूल्स के मुताबिक कि अगर कोई कल्टीवेटर पूरी तरह से मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं कर सकता तो उसे सेट में रहने के लिए सेट के छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। तो अब अगर तुम भी यहाँ पे रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारे सेट के लिए छोटे मोटे काम भी करने होंगे। मतलब ये है कि अगर तुम यहाँ पे रहते हुए अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे हमारे सेट के लिए एक स्लेव की तरह काम करना होगा। और क्योंकि यांग कुई की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना, इसलिए वो झट से उस एल्डर की बात मान जाता है। इवन वो तो ग्रेट एल्डर का वहाँ पे शुक्रिया अदा भी करने लगा था, जो देखकर ग्रेट एल्डर वहाँ पे उससे कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की भी कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल पे हो और अगर तुमने अगले 3 सालों के अंदर अंदर नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं किया तो मेरा सेट तुम्हें यहाँ पे एक स्लेव की तरह भी नहीं रखेगा। ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यांग कुई वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और वो खुद ही वहाँ पे सीरियस होते हुए ग्रेट एल्डर से कहता है, मेरे पास 3 साल का समय है और अगर इन 3 सालों के अंदर अंदर मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता तो आपके कुछ कहने से पहले ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद देखते ही देखते एक और हफ्ता बीत जाता है और आज एक बार फिर से यांग कुई किसी को चैलेंज करने वाला था, जिसके लिए वो जाओ डोंग नाम के एक डिसेबल को चुनता है और उसे वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं यांग कुई जो बॉडी टेम्पर्ड के 3rd लेवल पे है, वो आज आपको यहाँ पे फाइट के लिए चैलेंज करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जाओ डोंग वहाँ पे उसके साथ फाइट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहा था। वो रूखे अंदाज में वहाँ पे यांग कुई से कहता है, मैं जाओ डोंग जो कि बॉडी टेम्पर्ड के 5th लेवल पे है तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि इसके अलावा जाओ डोंग के पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। लिंग जाओ पवेलियन का ये रूल था कि अगर आपको कोई साथी डिसेबल अपनी प्रैक्टिस के लिए आपको चैलेंज कर देता है तो आप उसे मना नहीं कर सकते, जबकि उन दोनों के बीच का पावर लेवल वहाँ पे साफ साफ देखा जा सकता था। जाओ डोंग यांग कुई से 2 लेवल ऊपर था, जो देखकर एक डिसेबल लड़की वहाँ पे यांग कुई का मजाक उड़ाते हुए कहती है, इस फाइट को देखने का अब क्या ही फायदा, इन दोनों के बीच का पावर लेवल गैप ही बता रहा है कि ये फाइट कौन जीतने वाला है। इससे हमें वहाँ पे ये तो साफ साफ पता चल गया था कि वो सभी लोग यांग कुई को एक लूजर समझते थे, क्योंकि यांग कुई उनकी क्लास में इकलौता ऐसा डिसेबल था जो कि अभी तक बॉडी टेम्पर्ड के 3rd लेवल पे ही अटका हुआ था। इसलिए सभी डिसेबल्स एक ही करके उसे चैलेंज करते हुए अपने पॉइंट्स को बढ़ाया करते थे। इसलिए अब वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे अब आगे यांग कुई के साथ फाइट कौन करेगा इस पे बहस करने लगे थे, क्योंकि यांग कुई एक वीक में एक बार ही फाइट कर सकता था, जबकि ये सभी डिसेबल्स तो हर रोज यांग कुई के साथ फाइट करते हुए उसे हराना चाहते थे। लेकिन क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ था तो इसलिए सभी लोग यांग कुई के साथ फाइट करने के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार किया करते थे, क्योंकि यांग कुई उनकी क्लास का सबसे कमजोर डिसेबल जो था, जिसे हराना उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा आसान था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांग कुई और जाओ डोंग के दरमियान फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और यांग कुई वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ अपनी फिस्ट को कसते हुए जाओ डोंग को एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसका मुकाबला करने के लिए जाओ डोंग ने भी वहाँ पे अपना पंच आगे कर दिया था। और जैसे ही उन दोनों के ये पंच आपस में टकराते हैं तो उससे जाओ डोंग को तो वहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जबकि बेचारे यांग कुई को अपनी फिस्ट में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था, जो देखकर यांग कुई वहाँ पे अपने मन में कहता है कि ग्रेट एल्डर ने बिल्कुल ठीक कहा था, मेरी हड्डियां बाकी डिसेबल्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन यांग कुई ने भी हार मानना कहाँ सीखा था, वो दोबारा आगे बढ़ते हुए अपनी मार्शल आर्ट फाइट को स्टार्ट कर देता है। हालांकि जाओ डोंग वहाँ पे साफ साफ उसके ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन यांग कुई भी वहाँ पे हार ना मानते हुए उसे टक्कर देने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। और यांग कुई की धुलाई करते हुए साथ ही साथ जाओ डोंग वहाँ पे अपने मन में कह रहा था, इस लड़के को हमारे सेट को ज्वाइन किए हुए 2 साल से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है और अब तक सेट में ऐसा कोई भी
पर्सन नहीं बचा जिसने यांकुई के साथ फाइट करते हुए इसे हराया ना हो। लेकिन सभी लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये फाइट करते करते अनकॉन्शियस जरूर हो जाता है, लेकिन अपने होश में होते हुए कभी भी अपनी हार नहीं मानता। पर आज मैं इसका ये रिकॉर्ड भी तोड़ देने वाला हूँ। और ये कहकर ज़ाओ डोंग ने अब की बार वहाँ पे और भी तेजी के साथ यांकुई के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और ये सारी फाइट वो लड़की भी देख रही थी, जो कि हर बार यांकुई की फाइट को देखते हुए उसे जज किया करती थी और सभी के पॉइंट्स को भी काउंट करती थी। वो भी यांकुई को देखकर हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, आखिर ये लड़का किस मिट्टी का बना हुआ है, ये इतना ज्यादा पिटने के बाद भी आखिर अपनी हार क्यों नहीं मानता। क्योंकि हम देखते हैं कि ज़ाओ डोंग ने तो अब वहाँ पे यांकुई को उठा उठा के पटकना शुरू कर दिया था, लेकिन यांकुई हर बार नीचे गिरने के बाद भी दोबारा वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा हुए जा रहा था, जो देखकर ज़ाओ डोंग का गुस्सा भी लगातार वहाँ पे बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते ज़ाओ डोंग ने वहाँ पे गुस्से से यांकुई को उठाते हुए बहुत ही तेजी के साथ नीचे जमीन पे पटक दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी यांकुई वहाँ पे अपनी हार नहीं मानता, जो देखकर तो सभी डिसेबल्स वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे, क्या ये लड़का फाइट में ही अपनी जान देना चाहता है। ब्रदर ज़ाओ डोंग ने इसे अब तक कितना ज्यादा पीटा है, अगर इसकी जगह यहाँ पे कोई और होता तो वो अब तक 10 बार हार मान चुका होता। और ये कहकर उन सभी डिसेबल्स ने तो वहाँ पे आपस में बेट लगाना भी शुरू कर दी थी कि यांकुई कितने समय के बाद अपनी हार मानेगा। हालांकि उन लोगों को भी पता था कि ये फाइट ज़ाओ डोंग जीतने वाला है। वो लोग तो बेट वहाँ पे इस बात पे लगा रहे थे कि यांकुई ज़ाओ डोंग के सामने और कितने राउंड्स टिकेगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांकुई, जो कि नीचे जमीन पे लेटे हुए उनकी ये सारी बातें सुन रहा था, वो गुस्से से दोबारा अपनी जगह पे खड़ा होते हुए ज़ाओ डोंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, बिल्कुल सेम एनर्जी और सेम स्पीड के साथ। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन बेचारा यांकुई इस बार भी ज्यादा देर ज़ाओ डोंग के सामने नहीं टेक पाता, क्योंकि ज़ाओ डोंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच सीधा वहाँ पे यांकुई के मुंह के ऊपर मार देता है, जिसके चलते तो अब वहाँ पे यांकुई के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। पर अजीब बात तो ये थी कि इसके बावजूद भी यांकुई ने वहाँ पे अपनी हार नहीं मानी थी, जो कि उस नकाब वाली लड़की के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग था। जबकि ज़ाओ डोंग तो वहाँ पे ऐसे खुश हो रहा था कि जैसे उसने कोई बहुत ही बड़ा काम कर दिया हो। लेकिन अचानक यांकुई वहाँ पे एक बार फिर से उसकी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेरते हुए दोबारा अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है, खुद को ये कहते हुए कि मैंने उसके पंच को आते हुए साफ साफ देखा था, जिसका मतलब है कि मैं अभी तक भी फाइट कर सकता हूँ। यांकुई की ऐसी कमाल की विल पावर को देखकर तो किसी को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इस बार जैसे यांकुई वहाँ पे उठता है तो सभी डिसेबल्स वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, इसने तो अपने पिछले वाले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। जबकि यांकुई वहाँ पे उन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए ज़ाओ डोंग से कहता है, आ जाओ मैं रेडी हूँ। जो देखकर तो अब धीरे धीरे ज़ाओ डोंग को भी वहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो अपने मन ही मन में एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए कहता है कि आज तो मैं इसे इतनी बुरी तरह से तोड़ूंगा कि अगली बार ये किसी के साथ फाइट करने के काबिल ही नहीं रहेगा। और ये कहकर यांकुई वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ ज़ाओ डोंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। लेकिन ज़ाओ डोंग तो वहाँ पे पहले की तरह उसके अटैक को पकड़ते हुए उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर ही हमले करने लगा था, और अब की बार उसे वहाँ पे कोई भी मौका नहीं दे रहा था, बल्कि सीधा वहाँ पे उसकी बोन्स के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जो देखकर वो नकाब वाली लड़की वहाँ पे अपने मन में कहती है, मैंने आज तक काफी सारे डिसेबल्स को देखा है, लेकिन ऐसा कमाल का अनबीटेबल डिसेबल कभी नहीं देखा। ये पिछले 2 सालों से यहाँ पे इसी तरह से फाइट कर रहा है, और ये इस लड़के का 158 मैच है, जिसका रिजल्ट मुझे लगता है पहले की तरह सेम ही रहने वाला है, और हर बार की तरह ये आज भी बेहोश होने वाला है। असल में उस लड़की को वहाँ पे यांकुई के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांकुई ने वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए ज़ाओ डोंग को वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मार दी थी, जिसके इम्पैक्ट की वजह से ज़ाओ डोंग भी वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। जो देखकर तो सभी डिसेबल्स ने वहाँ पे उसका मजाक ही उड़ाना शुरू कर दिया था कि तुम यहाँ पे यांकुई जैसे एक लूजर से हार रहे हो। अब इस तरह से उन लोगों के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनकर तो ज़ाओ डोंग वहाँ पे गुस्से से पागल ही हो गया था, इसलिए अचानक ही वो वहाँ पे गुस्से से आगे बढ़कर यांकुई को गले से पकड़ते हुए उसी ऊपर हवा में उठा देता है और उसके गले को दबाते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ पे जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप अपनी हार मान लो। और ये कहकर उसने दोबारा वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ यांकुई को नीचे जमीन पे पटक दिया था। लेकिन यांकुई तो फिर भी वहाँ पे अपनी हार नहीं मानता, वो तो वहाँ पे फाइट करने के लिए दोबारा खड़ा हो चुका था। जो देखकर तो अब उसके सभी साथी डिसेबल्स को भी वहाँ पे उसके ऊपर तरस आने लगा था, और वो सभी के सभी उसे वहाँ पे अपनी हार मानने के लिए कहने लगे थे, क्योंकि अगर वहाँ पे ये फाइट ऐसे ही चलती रहती तो वहाँ पे यांकुई की जान भी जा सकती थी। लेकिन यांकुई तो फिर भी अपनी हार नहीं मानता, और वो अपनी बॉडी की सारी एनर्जी को अपने हाथों में इकट्ठा करते हुए वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच को रेडी कर देता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे ज़ाओ डोंग के ऊपर हमला करने के लिए भी आगे बढ़ गया था। लेकिन ज़ाओ डोंग उल्टा वहाँ पे उसे ही एक किक मारते हुए पीछे चट्टानों में फेंक देता है, जहाँ एक चट्टान के साथ टकराते ही फाइनली यांकुई वहाँ पे बेहोश हो चुका था। जो देखकर अब वहाँ पे खड़े हुए बाकी सभी डिसेबल्स को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था, और एक मोटा डिसेबल तो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए यांकुई से कहता है, कमीने इंसान है, मैंने जब तुम्हें अपनी हार मानने के लिए बोला था तो तब तुमने अपनी हार क्यों नहीं मान ली थी? जरूरी हर बार तुमने इस तरह से बेहोश ही होना होता है? इस बार तो मैं भी तुम्हें उठाकर नहीं ले जाने वाला। और ये कहकर जैसे वो मोटा डिसेबल वहाँ पे यांकुई को किक मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उस लड़की ने वहाँ पे छोटे से पत्थर का इस्तेमाल करते हुए उस मोटे लड़के की टांग के ऊपर ही अटैक कर दिया था, जिसके चलते उस मोटे डिसेबल को वहाँ पे अपनी टांग में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था। जो देखकर बाकी सभी डिसेबल्स को अंदाजा हो गया था कि कोई दूर से उन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए है, इसलिए वो लोग यहाँ पे यांकुई के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते। और ये
कहकर वो सभी लोग वहाँ पे यांग को बुरा भला कहते हुए वहाँ से जाने लगे थे। जिनके जाते ही वही नकाब वाली लड़की वहाँ पे यांग को एक पेड़ के पास लाकर बैठा देती है और थोड़ा गुस्से से यांग से कहती है, बेवकूफ कहीं के, आखिर तुम हर बार खुद को मौत के मुंह में क्यों धकेल देते हो? इस तरह से तो तुम किसी दिन अपनी जान ही गंवा बैठोगे। यहाँ पे उस लड़की की बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि उसे यांग की कितनी ज्यादा चिंता है। और ये कहकर वो लड़की यांग के हाथों में एक हीलिंग पिल की बोतल थमाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पे इसी तरह से शाम हो चुकी थी और जैसे ही शाम की ठंडी ठंडी हवा वहाँ पे यांग के गालों के ऊपर पड़ती है तो उसे अपनी इंजरीज में थोड़ा पेन महसूस होता है। जिसके साथ ही यांग को वहाँ पे होश आ गया था और जैसे ही यांग को वहाँ पे होश आता है तो तब जाकर कहीं उसे एहसास होता है कि वो आज की फाइट भी हार गया। जिसके चलते यांग वहाँ पे काफी ज्यादा उदास भी दिखाई दे रहा था। लेकिन जब उसकी नजर अपने हाथों में पकड़ी हुई बोतल के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे इमोशनल होते हुए कहता है, आखिर कौन हो तुम जो हर बार मेरे बेहोश होने के बाद मुझे ये हीलिंग पिल्स देती हो? असल में हर बार जब यांग कोई फाइट में हारकर बेहोश हो जाता था तो वो नकाब वाली लड़की इसी तरह से यांग के हाथों में ये हीलिंग पोशन देते हुए वहाँ से गायब हो जाती थी। जिसका इस्तेमाल करते हुए यांग भी बहुत ही जल्द अपनी सभी इंजरीज को रिकवर कर लिया करता था। जिसके चलते अब यांग का वहाँ पे एक और भी सपना बन चुका था। वो बस एक बार अपनी लाइफ में उस लड़की को जीते हुए दिखाना चाहता था। खैर यही सब सोचकर यांग वहाँ पे अपनी लकड़ियों की पोटली को उठाते हुए वापस अपने सेट वाले घर की तरफ रवाना हो जाता है। जहाँ वापस जाते हुए वो ये भी सोच रहा था कि मेरे पास अब बस कुछ साल ही बचे हैं। अगर इन सालों के अंदर मैंने ब्रेक थ्रू नहीं किया तो मैं उस लड़की को दोबारा कभी भी नहीं देख पाऊंगा, जो कि मैं कभी भी नहीं होने दे सकता। मुझे कुछ भी करके ब्रेक थ्रू करना ही होगा। और ये कहते हुए यांग अपने सेट वाले घर में आ गया था, जहाँ उसे एक स्लेव की तरह टूटा फूटा हुआ घर दिया गया था। खैर वापस घर आने के बाद यांग उसी हीलिंग पोशन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपने जख्मों को साफ करने लगा था। लेकिन आज बेचारा यांग इतनी बुरी तरह से घायल हो गया था कि जैसे ही वो अपने जख्मों को साफ करता है तो उसके जख्मों से वहाँ पे खून निकलने लगा था, जो कि सीधा वहाँ पे यांग के मुंह से होते हुए नीचे एक स्टोन पिलो के ऊपर जाके गिरता है। जिसके चलते वो स्टोन पिलो भी वहाँ पे गोल्डन एनर्जी के साथ ग्लो करने लगा था। और जैसे जैसे यांग का खून वहाँ पे स्टोन पिलो के ऊपर गिर रहा था वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि स्टोन पिलो ने वहाँ पे और भी तेजी के साथ चमकना शुरू कर दिया था। जिस बात का बेचारे यांग को तो वहाँ पे कोई एहसास ही नहीं था। और जैसे ही वो स्टोन पिलो वहाँ पे पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अब धीरे धीरे वहाँ पे यांग के सोल सीड एलम के अंदर जाने लगी थी। जिसके चलते यांग को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। और इसी बेचैनी के चलते ही यांग वहाँ पे एक ही झटके के साथ उठकर अपनी जगह पे बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही यांग वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होता है तो वो एक बिल्कुल अलग ही जगह पे आ गया था, जो देखकर तो बेचारे यांग को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो अचानक से यहाँ पे कैसे पहुंच गया। और ये कहकर यांग वहाँ पे उस जगह को बहुत ही गौर से देखने लगा था, जहाँ अचानक से उसकी नजर उसी स्टोन पिलो के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ ग्लो कर रहा था। जिसे देखकर यांग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि पिलो की तरह इस्तेमाल होने वाला ये स्टोन आखिर यहाँ पे इस तरह से इतना ज्यादा चमक क्यों रहा है? क्या मुझे यहाँ पे लाने के पीछे भी इसी का हाथ है? और यही सब सोचते हुए जैसे यांग वहाँ पे स्टोन पिलो को टच करता है तो उसके हाथों के ऊपर लगा हुआ खून एक बार फिर से उस स्टोन पिलो ने वहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया था। जिसके साथ ही वहाँ पे उसके ऊपर कुछ गोल्डन वर्ड्स अपीयर होकर आते हैं, जिसे पढ़ते ही यांग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये कोई स्टोन पिलो नहीं है बल्कि ये तो एक एंशिएंट सीक्रेट बुक है, जिसे दुनिया की नजरों से बचाने के लिए इस स्टोन पिलो का रूप दिया गया था। इस बुक के अंदर तो मार्शल आर्ट के काफी सारे हिडन सीक्रेट्स और टेक्निक्स मौजूद है, जो कि हजारों साल पहले ही हमारी इस दुनिया से विलुप्त हो गए थे। और ये कहकर जैसे यांग वहाँ पे उस सीक्रेट बुक को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो एंशिएंट सीक्रेट बुक वहाँ पे उसके हाथों में नहीं आती, बल्कि वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है, जिसे पकड़ने के लिए यांग भी वहाँ पे उसके पीछे पीछे जाने लगा था। जबकि रियल वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं कि यांग की रियल बॉडी अभी तक भी वहाँ पे काफी ज्यादा बेचैनी महसूस कर रही थी, क्योंकि उस स्टोन पिलो यानी उस एंशिएंट सीक्रेट बुक की एनर्जी लगातार वहाँ पे यांग की सोल सीरियल के अंदर जा रही थी। जिसके चलते यांग जो कि अपनी सोल सीरियल में ही था वो वहाँ पे उस एंशिएंट सीक्रेट बुक को नहीं पकड़ पा रहा था। और इसी तरह से वहाँ पे उस एंशिएंट सीक्रेट बुक का पीछा करते हुए वो वहाँ पे एक बाल की चोटी के पास आ गया था, जिससे गिरते गिरते वो वहाँ पे बाल बाल बचा था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे डाओजोंग की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे पीछे से आते हुए यांग को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है। जिसके चलते बेचारा यांग वहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए उस पहाड़ की चोटी के साथ ही लटक गया था। और तभी जाओ डोंग वहाँ पे कोल्ड टोन में यांग से कहता है, अगर तुम यहाँ पे अपनी हार मान लेते हो तो मैं यहाँ पे तुम्हारी जान बचाते हुए वापस तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। लेकिन यांग ने तो हार मानना सीखा ही नहीं था, इसलिए वो वहाँ पे साफ साफ मना करते हुए कहता है, नहीं मैं हार कभी भी नहीं मानने वाला, मैं खुद से अपने दम पर ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन यांग की ये बात जाओ डोंग को वहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहाँ पे अपने पैरों से यांग के हाथों को मसलने लगा था और साथ ही साथ उसे वहाँ पे धमकी देते हुए ये भी कह रहा था कि जब तक तुम यहाँ पे अपनी हार नहीं मान लेते मैं तुम्हें ऊपर नहीं आने दूंगा। लेकिन जाओ डोंग की ये बात सुनकर यांग को भी वहाँ पे समझ आ चुका था कि जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अगर ये वाकई जाओ डोंग होता तो कभी भी मुझे यहाँ पे इस तरह से टॉर्चर नहीं करता, जरूर ये जाओ डोंग के रूप में कोई और बहरूपिया है। और यही सोचकर यांग वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए जाओ डोंग से कहता है, कौन हो तुम मेरे क्लास में जाओ डोंग नहीं हो सकते, बताओ मुझे कौन हो तुम और आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। यांग
यांगकुई की ये बात सुनकर जाओ डोंग वहाँ पे एक बार फिर से गुस्से से उससे कहता है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, लेकिन अगर आज तुमने यहाँ पे अपनी हार नहीं मानी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर उसने अचानक से वहाँ पे यांगकुई को एक लात मारते हुए उसे वहाँ पे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया था, जहाँ यांगकुई सीधा नीचे आते हुए पानी के अंदर जा गिरता है। और जैसे जैसे यांगकुई वहाँ पे पानी के नीचे जा रहा था, वहाँ पानी के नीचे कुछ स्पिरिचुअल चेंज उसे अपने अंदर जगाड़ने की कोशिश करती है। और देखते ही देखते अब उन स्पिरिचुअल चेंज ने वहाँ पे उसके गले को भी दबाना शुरू कर दिया था। और उसी के साथ साथ वो स्पिरिचुअल चेंज वहाँ पे यांगकुई की ब्लड को भी ऑब्जर्व करने लगी थी, जिसके चलते वो स्पिरिचुअल चेंज भी अब धीरे धीरे वहाँ पे कमजोर पड़ने लगी थी। और जैसे यांगकुई को वहाँ पे इस बात का एहसास होता है कि ये स्पिरिचुअल चेंज अब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है, तो यांगकुई वहाँ पे एक ही झटके के साथ उन सभी स्पिरिचुअल चेंज को तोड़ते हुए पानी से बाहर आने लगा था। और इसी बीच हम पानी के नीचे एक स्केलेटन को भी देखते हैं, जिन्हें उन सभी स्पिरिचुअल चेंज ने अपने अंदर ट्रैप कर रखा था। लेकिन यांगकुई की ब्लड को ऑब्जर्व करने की वजह से वो सभी स्पिरिचुअल चेंज वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी, जिसका फायदा उठाकर वो स्केलेटन भी वहाँ पे उन सभी स्पिरिचुअल चेंज को तोड़ता हुआ यांगकुई की पीछे पीछे वहाँ पे उस पानी से बाहर आ गया था। और जैसे ही वो स्केलेटन वहाँ पे पानी से बाहर आता है तो उसने वहाँ पे जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था, जो देखकर यांगकुई वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है कि कौन हो तुम, जिसपे वो स्केलेटन भी वहाँ पे हंसते हुए यांगकुई से कहता है फाइनली मेरे हजारों साल का इंतजार खत्म हुआ और मैं दोबारा आजाद हो चुका हूँ, और ये सब हो पाया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर आज तुम स्टोन पिलर के अंदर ना आते तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इसके अंदर ट्रैप होकर ही रह जाता, लेकिन आज तुमने यहाँ पे आते हुए ना सिर्फ मुझे आजाद करवा दिया बल्कि उसी के साथ साथ मेरे लिए एक परफेक्ट बॉडी का भी इंतजाम कर दिया। अब से तुम्हारी इस बॉडी के ऊपर मेरा राज होगा। और ये कहकर उस स्केलेटन ने अचानक से वहाँ पे यांगकुई को पकड़ते हुए उसकी सोल पावर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि यांगकुई को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन महसूस हो रहा था। और अपनी बची कुची पावर का इस्तेमाल करते हुए यांगकुई वहाँ पे रेसिस्ट करने की भी कोशिश कर रहा था, जो देखकर वो स्केलेटन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है बेवकूफ बच्चे, तुम जितना ज्यादा रेसिस्ट करने की कोशिश करोगे इस प्रोसेस में तुम्हें उतना ही ज्यादा पेन होगा। अगर तुम शांति से मरना चाहते हो तो चुपचाप अपनी इस बॉडी को मुझे सौंप दो। और ये कहते हुए स्केलेटन लगातार वहाँ पे यांगकुई की सोल पावर को भी ऑब्जर्व किया जा रहा था। और तभी अचानक से ही वहाँ पे एक लड़की की स्पिरिट अपीयर होती है, जो कि दोबारा वहाँ पे यांगकुई को होश में लाते हुए कहती है कि जब तक तुम अपनी हार नहीं मानते तब तक इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें हरा सके, इसलिए मेरी एक बात का खास ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी हार मत मानना। और ये कहते हुए उस लड़की की स्पिरिट ने वहाँ पे अब यांगकुई को उसकी जर्नी भी दिखाना शुरू कर दी थी, जिसके चलते यांगकुई वहाँ पे साफ साफ देख पा रहा था कि वो कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुंचा था। और यहाँ पे अब इतना ज्यादा करीब आने के बाद वो अपनी हार नहीं मान सकता था। और जैसे जैसे यांगकुई वहाँ पे अपने मन में ये सब सोच रहा था, वैसे वैसे हम देखते हैं कि यांगकुई की विल पावर भी एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो चुकी थी। और वो वहाँ पे कोल्ड टून में सिर्फ एक ही बात कहने लगा था कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि मुझे हरा सके, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, और तुम्हारे जैसे हड्डियों का ढांचा तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जैसे जैसे अब यांगकुई वहाँ पे ये सब बोल रहा था, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि अब यांगकुई की बॉडी ने वहाँ पे स्केलेटन की पावर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। और बेचारा वो स्केलेटन वहाँ पे कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही वहाँ पे एक ही झटके के साथ यांगकुई की बॉडी ने उस स्केलेटन को वहाँ पे पूरी तरह से अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया था, जो कि जैसे ही वहाँ पे यांगकुई की बॉडी के अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे यांगकुई की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। और आज पहली बार अपनी मार्शल आर्ट की जर्नी में यांगकुई को अपनी बॉडी के अंदर एक अजीब किस्म की पावर का एहसास हो रहा था। और इसी पावर को महसूस करते हुए अचानक से यांगकुई की आंखें वहाँ पे खुल जाती हैं और वो वहाँ पे एक ही झटके के साथ उठकर अपनी जगह पे बैठते हुए अपनी बॉडी को चेक करने लगा था। लेकिन जब यांगकुई वहाँ पे अपने आसपास देखता है तो उसे वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था, जो देखकर तो एक पल के लिए यांगकुई को वहाँ पे ये भी लगने लगा था कि शायद वो सब कोई सपना था। लेकिन जब वो वहाँ पे अपनी इंजरीज को देखता है तो उसके सारे घाव वहाँ पे भर चुके थे, जिसे देखकर यांगकुई को वहाँ पे एहसास हो चुका था कि वो कोई सपना नहीं था। और उसी के साथ साथ अब हमें यांगकुई के अंदर वो स्केलेटन भी दिखाई दे रहा था, जिसका यांगकुई को तो वहाँ पे कोई भी एहसास नहीं था। लेकिन जब वो वहाँ पे स्टोन पिलो को ढूंढने की कोशिश करता है तो वो स्टोन पिलो तो वहाँ से गायब हो चुका था, जिसके चलते तो अब यांगकुई का शक वहाँ पे यकीन में बदल चुका था कि वो सब कोई सपना नहीं था बल्कि सब कुछ सच था। और उसी के साथ साथ यांगकुई को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर एक अजीब सी पावर का भी एहसास हो रहा था, जिसे चेक करने के लिए जैसे वो वहाँ पे अपने मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करता है तो वो एक दो मूव के बाद ही वहाँ पे थक जाता है, क्योंकि यांगकुई को अपनी बॉडी बहुत ही ज्यादा हैवी महसूस हो रही थी, जिसे वहाँ पे सही तरीके से हिला पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। जो देखकर तो यांगकुई को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। और इन सारे सवालों का जवाब उसे बस वो एंशिएंट सीक्रेट बुक ही दे सकती थी, इसलिए यांगकुई वहाँ पे उस एंशिएंट सीक्रेट बुक को ही तलाश करने लगा था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे उस बुक को ढूंढने की कोशिश करता है तो वो एंशिएंट सीक्रेट बुक खुद ब खुद ही वहाँ पे उसके हाथों में अपीयर हो जाती है, जो देखकर यांगकुई वहाँ पे एक बार फिर से हैरान होते हुए कहता है ओ तो ये बुक मेरे थॉट से चलती है। और ये कहते हुए जब यांगकुई वहाँ पे उस एंशिएंट सीक्रेट बुक को खोल से चेक करता है तो अब उसे वहाँ पे पूरा यकीन हो गया था कि ये वही एंशिएंट सीक्रेट बुक है जिसे सोल स्टोन में छुपा के रखा गया था, जो कि किसी डिवाइन ट्रायर से कम नहीं था। इस ट्रायर के बारे में यांगकुई ने अपने सेट में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन ज्यादातर लोग इसे बस एक अफवाह ही समझते थे। लेकिन आज जब यांगकुई के हाथों में ये ट्रायर लग चुका था तो उसे भी अब वहाँ पे पूरा यकीन हो
गया था कि वो कोई अफवाह नहीं थी बल्कि बिल्कुल सच था। और ऊपर से एंशिएंट सीक्रेट बुक के बारे में ये भी मशहूर था कि इसके अंदर इतना सारा स्पेस है कि इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अब यंग कुई के दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि आखिर ये एंशिएंट सीक्रेट बुक मुझे ही क्यों मिली। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसे स्टोन पिलो के रूप में छुपा के रखा गया था, जिसके चलते आज तक किसी कोई भी नहीं ढूंढ पाया। पर अगर सेट के अंदर किसी को ये बात पता चल गई तो वो मुझसे इस ट्रेजर को छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और यही सोचकर यंग कुई सबसे पहले अपने घर की खिड़कियों और दरवाजे को बंद करता है ताकि किसी को भी उसके सीक्रेट ट्रेजर के बारे में पता ना चल सके। और ऊपर से यंग कुई ने वहाँ पे जल्दी से उस एंशिएंट सीक्रेट बुक के सीक्रेट को चेक करने के लिए उसे वहाँ पे ओपन भी कर दिया था, ताकि अगर कभी वो सीक्रेट बुक उसके पास ना भी रहे तो वो कम से कम उस एंशिएंट बुक के सीक्रेट्स को तो जान ही सके। और यही सोचकर जैसे यंग कुई वहाँ पे उस बुक को ओपन करता है तो वो बुक वहाँ पे 7 जेड स्टोन्स में डिवाइड हो जाती है। और उन सातों जेड स्टोन्स के ऊपर अलग अलग मेथड और सीक्रेट्स लिखे हुए थे, जिनमें से पहले मेथड का इस्तेमाल तो यंग कुई ऑलरेडी कर चुका था उस गोल्डन स्केलेटन की बॉडी को ऑब्जर्व करते हुए। और ये सोचकर यंग कुई वहाँ पे उन सातों के सातों जेड स्टोन्स को आपस में मर्ज कर देता है, जिसके चलते वहाँ पे उसके सामने एक और पेज ओपन होकर आता है जिसके अंदर एक एंशिएंट मार्शल आर्ट मेथड के बारे में लिखा गया था। और ऊपर से उस पेज में ये भी लिखा गया था कि जैसे जैसे यंग कुई इन मार्शल आर्ट टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ता जाएगा, उसे एंशिएंट बुक की तरफ से नई नई टेक्निक्स और मेथड्स भी मिलते जाएंगे, जिसके चलते वो अपनी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकता था। लेकिन अभी उसके सामने जो मार्शल आर्ट मेथड था वो मार्शल आर्ट का बेसिक ही था, जैसे यंग कुई ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन उस बुक में लिखे हुए रूल्स बिल्कुल अलग थे। उन रूल्स के मुताबिक यंग कुई को इस मार्शल आर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस सिर्फ तभी करनी थी जब सूरज उगता है, और वो भी सूरज उगने के सिर्फ आधे घंटे बाद तक। उसके बाद इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने का कोई भी फायदा नहीं था, जो पढ़कर यंग कुई भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है। और तो इसी वजह से मैं खुद को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा प्रैक्टिस करने का तरीका ही गलत था। और अभी यंग कुई वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पे सुबह होना भी शुरू हो जाती है। और जैसे ही वहाँ पे सूरज उगता है तो यंग कुई अपने घर से बाहर आते हुए उसी मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे यंग कुई वहाँ पे उस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, वैसे वैसे उसे अपनी बॉडी के अंदर पावर भी बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। और सिर्फ आधे घंटे की प्रैक्टिस के बाद ही यंग कुई वहाँ पे फायर एट्रीब्यूट की पावर तक को भी समन कर पा रहा था और छोटे छोटे फायर बॉल को वहाँ पे बनाते हुए अटैक भी कर पा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो वहाँ पे विंड एट्रीब्यूट की पावर को भी कंट्रोल करते हुए वहाँ पे उसका इस्तेमाल कर पा रहा था। और सिर्फ आधे घंटे की प्रैक्टिस के बाद ही इतने बेहतरीन रिजल्ट देखकर वो खुद भी बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि जो काम वो पिछले 3 सालों से नहीं कर पा रहा था वो आज उसने बस यहाँ पे 3 मिनटों में ही कर दिखाया था। लेकिन अभी यंग कुई इसी तरह से वहाँ पे अपनी पावर को देखते हुए खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक से यंग कुई को वहाँ पे एहसास होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है। इसलिए यंग कुई जल्दी से अपनी प्रैक्टिस को वहीं पे रोक देता है, क्योंकि वो सेट में किसी के सामने भी अपने सीक्रेट को रिवील नहीं करना चाहता था। और अभी यंग कुई वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे सेट की बेल बज जाती है, जिसका मतलब था कि यंग कुई की सफाई करने का समय हो चुका था। और ये पता चलते ही यंग कुई वहाँ पे ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे अपने सेट के मेंशन की तरफ रवाना हो गया था। और जैसे यंग कुई वहाँ से जाता है तो हम वहाँ पे एक और पर्सन को भी देखते हैं, जिसका मतलब है कि यंग कुई का शक सही था, बाकी वहाँ पे उसके ऊपर कोई नजर रख रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम यंग कुई को देखते हैं जो कि अपनी सफाई में मसरूफ था, और वो नकाब वाली लड़की पेड़ के ऊपर बैठे हुए उसे ही वहाँ पे देख रही थी। और साथ ही साथ वहाँ पे यंग कुई के बारे में सोचते हुए अपने मन में यह भी कह रही थी कि कल तक तो ये लड़का बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड था, तो एक ही दिन में ये इतना ज्यादा ठीक कैसे हो गया। लेकिन चलो जो भी है अच्छा ही हुआ, क्योंकि यंग कुई को वहाँ पे सही सलामत देखकर उस लड़की को भी काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन अभी यंग कुई वहाँ पे सफाई कर ही रहा था कि तभी अचानक से एक डिसेबल का बैलेंस वहाँ पे बिगड़ जाता है, जिसके चलते उसकी ठेला गाड़ी वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जो कि सीधा आगे बढ़ते हुए वहाँ पे यंग कुई के साथ आके टकराती है। और वैसे तो अब तक यंग कुई को उस ठेला गाड़ी के साथ टकराते हुए बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाना चाहिए था, लेकिन आज यंग कुई ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ठेला गाड़ी को ही वहाँ पे ब्लॉक कर दिया था। जबकि वो मोटर डिसेबल तो जल्दी से अपनी जगह पे खड़ा होकर यंग कुई की बॉडी को चेक करने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर इस टक्कर के बाद जरूर यंग कुई की कोई ना कोई हड्डी टूट चुकी होगी। लेकिन जब वो डिसेबल वहाँ पे यंग कुई की बॉडी को चेक करता है तो यंग कुई को तो वहाँ पे कोई भी चोट नहीं आई थी, जो देखकर तो वहाँ पे उस मोटर डिसेबल के साथ साथ उस नकाब वाली लड़की को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उन्हें वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि यंग कुई जैसा एक कमजोर डिसेबल इतनी बड़ी ठेला गाड़ी के साथ टकराने के बाद भी सही सलामत कैसे है। जबकि उस लड़की को तो अब वहाँ पे ये भी लगने लगा था कि शायद यंग कुई ब्रेक थ्रू कर चुका है। जबकि वहीं दूसरी तरफ यंग कुई तो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उस मोटे डिसेबल के सामने ऐसे शो कर रहा था कि जैसे उसे वहाँ पे काफी गहरी चोट लग चुकी है। जबकि उस मोटे डिसेबल को तो वहाँ पे उसकी कोई भी चिंता नहीं थी, बल्कि वो वहाँ पे अपने सामान को वापस रखते हुए कह रहा था, अब मिस्टर मैंग मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा देर हो चुकी है। और ये कहकर वो मोटा डिसेबल वहाँ पे जल्दी से अपने सामान को वापस रखते हुए कंट्रीब्यूशन हॉल की तरफ ही निकल गया था, क्योंकि मिस्टर मैंग कंट्रीब्यूशन हॉल में ही बैठते हैं। और क्योंकि साल के आखिरी दिन चल रहे थे तो मिस्टर मैंग सभी डिसेबल्स को उनका
कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। और जैसे यांग कुई को वहाँ पे ये बात पता चलती है तो वो भी अपना कंट्रीब्यूशन लेने का डिसाइड करता है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, कंट्रीब्यूशन हल्का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर मिंग तो एक ठरकी बुड्ढा था जो कि लड़कियों के साथ तो बहुत ही प्यार से बात करता था, लेकिन लड़कों को सीधा वहाँ पे डांट दिया करता था। और तभी अचानक से ही वहाँ पे एक सीनियर डिसेबल की एंट्री होती है जो कि वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपना कंट्रीब्यूशन लेने के लिए आया हुआ था। इवन हम देखते हैं कि मास्टर मैंग भी उसे कुछ नहीं कह पाते। और जब वो सीनियर डिसेबल अपना कंट्रीब्यूशन लेकर वापस जा रहा था तो वापसी में उसकी नजर वहाँ पे यांग कुई के ऊपर पड़ती है जो कि वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन लेने के लिए मिस्टर मैंग के पास जा रहा था। लेकिन जैसे ही उन दोनों की क्रॉसिंग होती है तो अचानक से उस सीनियर डिसेबल का स्टोरी बैग वहाँ पे गिर जाता है, जिसे यांग कुई ने जल्दी से वहाँ पे पकड़ते हुए नीचे गिरने से बचा लिया था। लेकिन उस सीनियर डिसेबल को तो वहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि शायद यांग कुई यहाँ पे चोरी करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि यांग कुई उसे वहाँ पे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो सीनियर डिसेबल वहाँ पे यांग कुई की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो वहाँ पे यांग कुई से कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पे छोड़ूंगा, अगर तुम मेरे सामने घुटनों पे झुकते हुए मुझसे माफी मांगते हो तो मैं इस मैटर को यहीं पे खत्म कर दूंगा। लेकिन यांग कुई भी उसे वहाँ पे अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है कि तुम जानते भी हो तुम क्या बात कर रहे हो, हालांकि मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था और तुम हो के तुम मुझे यहाँ पे अपने सामने झुकाना चाहते हो। और ये कहते कहते यांग कुई वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, जो देखकर तो अब धीरे धीरे उस सीनियर डिसेबल को भी उसके ऊपर गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से से वहाँ पे अपनी एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करते हुए यांग कुई से कहता है, मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले, तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाना ही पड़ेगा कि अपने सीनियर्स के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन बेचारा वो सीनियर डिसेबल वहाँ पे यांग कुई के ऊपर हमला कर पाता। उससे पहले अचानक से ही कोई छोटे से पत्थर से उसके पाँव के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते वो सीनियर डिसेबल वहाँ पे अपने घुटनों पे आ गया था, जो देखने से वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वहाँ पे यांग कुई के सामने झुकते हुए उसे माफी मांग रहा हो। ऊपर से यांग कुई भी वहाँ पे हैरान होते हुए उस सीनियर डिसेबल से कहता है कि आखिर ये तुम्हारी किस तरह की सीक्रेट टेक्निक है, मुझे तो लगा था कि हम दोनों यहाँ पे फाइट करने वाले हैं, जबकि तुम तो यहाँ पे मेरे सामने झुकते हुए मुझसे ही माफी मांग रहे हो। और ऊपर से बेचारे खुद उस सीनियर डिसेबल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पे ये सब उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो तो अब वहाँ पे अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रहा था, जो देखकर अब उस सीनियर डिसेबल को वहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि शायद मिस्टर मैंग यहाँ पे यांग कुई की मदद कर रहे हैं। इसलिए वो मिस्टर मैंग को वहाँ पे बुरा भला बोलते हुए कहता है कि वैसे तो आप सबसे ज्यादा फीस मुझसे लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पे मेरे ही दुश्मनों को मुझसे बचा रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जबकि ये सब सुनकर तो वहाँ पे यांग कुई भी काफी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था। उसके मन में तो वहाँ पे ये सवाल चल रहा था कि भला मिस्टर मैंग उसकी मदद क्यों करेंगे, जबकि वो सीनियर डिसेबल तो वहाँ पे इसी तरह से मिस्टर मैंग को बुरा भला कहते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया था। पर जाने से पहले वो वहाँ पे यांग कुई को धमकी देते हुए कहता है, आज तो तुम्हें यहाँ पे मिस्टर मैंग ने बचा लिया, लेकिन जब अगली बार हमारा आमना सामना होगा तब तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। और ये कहकर वो सीनियर डिसेबल लंगड़ाते भी वहाँ से चला गया था। जिसके बाद यांग कुई भी अपना कंट्रीब्यूशन लेने के लिए सीधा वहाँ पे कंट्रीब्यूशन हॉल के अंदर आ गया था। और जब यांग कुई वहाँ पे अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि मिस्टर मैंग तो मजे से वहाँ पे सो रहे हैं, जो देखकर यांग कुई वहाँ पे स्माइल करते हुए मिस्टर मैंग से कहता है, मिस्टर मैंग एक्टिंग मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि आप जाग रहे हैं और अभी अभी आपने ही मेरी मदद की थी। और ये कहकर यांग कुई वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा भी करता है, जिसपे मिस्टर मैंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहते हैं कि अगर तुम मेरे शुक्रिया अदा करना ही चाहते हो तो तुम मुझे वू हुआन टावर लेकर क्यों नहीं चलते। जिसपे यांग कुई उनसे कहता है कि एक बार मेरे पास थोड़े से पैसे जमा हो जाए तब मैं आपको वहाँ पे जरूर ले जाऊंगा। जिसपे वो बुड्ढा वहाँ पे यांग कुई से कहता है कि तुम्हें जितने पैसे मिलते हैं उस हिसाब से तो वू हुआन टावर में जाने के लिए मुझे 100 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा, उससे तो बेहतर है कि तुम मुझे ये झूठी तसल्ली मत ही दो। और ये कहकर मिस्टर मैंग वहाँ पे यांग कुई के हिस्से के 15 सिल्वर कॉइन्स भी उसे वहाँ पे दे देते हैं, जो कि यांग कुई को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम लग रहे थे। इसलिए वो वहाँ पे मिस्टर मैंग से कहता है, कहीं आप कंट्रीब्यूशन हॉल के अंदर हेरा फेरी तो नहीं कर रहे, मेरे ख्याल से तो मुझे थोड़े और पैसे मिलने चाहिए थे। अब ये सुनकर वहाँ पे मिस्टर मैंग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जल्दी से वहाँ पे अपना जूता निकालते हुए यांग कुई को मारने की कोशिश करते हैं, टिपिकल बुड्ढों की तरह, जो देखकर यांग कुई भी उन्हें वहाँ पे टीज करते हुए जल्दी से भाग गया था। लेकिन अभी यांग कुई वहाँ से जा ही रहा था कि तभी अचानक से ही रास्ते में उसकी मुलाकात उसी नकाब वाली लड़की के साथ हो जाती है, जिसे देखकर एक पल के लिए तो यांग कुई वहाँ पे उसमें ही खो गया था। लेकिन जब यांग कुई को वहाँ पे एहसास होता है कि एक जूता भी उसके पीछे आ रहा है तो ये सोचकर यांग कुई जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। जबकि हम देखते हैं कि उस नकाब वाली लड़की ने वहाँ पे उस जूते को भी पकड़ लिया था और ऊपर से वो नकाब वाली लड़की भी मिस्टर मैंग के बारे में अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि सेट में सिर्फ वो दोनों ही थे जो कि सीक्रेटली यांग कुई की मदद किया करते थे। और तभी वो नकाब वाली लड़की अपने नाक पे हाथ रखते हुए मिस्टर मैंग का जूता उन्हें वहाँ पे वापस लौटा देती है। इसे कहते हैं साइलेंट बेइज्जती। हालांकि उस नकाब वाली लड़की ने वहाँ पे कुछ बोला ही नहीं था, लेकिन फिर भी मिस्टर मैंग को वहाँ पे बता दिया था कि उनके जूते से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम यांग कुई को देखते हैं जो कि मार्केट के अंदर आ चुका था और अचानक से उसकी नजर वहाँ पे एक पर्सन के ऊपर पड़ती है जो कि वहाँ पे अनाज की बोरी को उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अचानक से उसका बैलेंस वहाँ पे बिगड़ जाता है, जिसके चलते वो अनाज की बोरी के साथ ही वहाँ पे गिरने लगा था। पर यांग कुई ने वहाँ पे समय रहते ही आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पे बचा लिया था। और यांग कुई को वहाँ पे इस तरह से एक ही हाथ से इतनी ज्यादा भारी बोरी को उठाते हुए देखकर तो वो सभी लोग भी वहाँ पे उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। और क्योंकि यांग कुई भी यहीं से अनाज खरीदा करता था तो इस बार वो कुछ एक्स्ट्रा खाना भी उसे दे देते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी यांग कुई की फाइनेंशियल कंडीशन
कंडीशन के बारे में अच्छी तरह से पता था। हालांकि यंग कोई वहाँ पे एक्स्ट्रा ना लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन उनकी पूरी फैमिली उसे वहाँ पे फोर्स करने लगी थी। और तभी अचानक से वहाँ पे एक और बेडब्बे किस्म के इंसान की एंट्री होती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे शॉपकीपर के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहता है, तुम्हारे अनाज के अंदर पॉइजन है, क्योंकि तुम्हारा अनाज खाने के बाद मेरे साथी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। और ये कहकर वो मोटा अपने ही भाई को वहाँ पे कोनी भी मार देता है, जिसके चलते उसका भाई भी वहाँ पे अपने पेट को पकड़ते हुए नाटक करने लगा था। जो देखकर वो मोटा वहाँ पे आसपास के लोगों को भी इकट्ठा करते हुए कहता है, देखो मेरे भाई की क्या हालत हो गई है, अब वो किसी समय भी यहाँ पे मर सकता है, बताओ मुझे इसका जिम्मेदार कौन होगा। और ये कहकर वो मोटा अचानक से ही वहाँ पे शॉपकीपर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे बचाने के लिए यंग कोई वहाँ पे बीच में आ गया था, जिसे देखकर तो बेचारा वो मोटा वहाँ पे एक पल के लिए पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है। पर तभी वो शॉपकीपर यंग कोई को पीछे करके खुद वहाँ पे आगे आकर उस मोटे कल्टीवेटर से माफी मांगते हुए कहता है कि अगर हमारा अनाज खाने की वजह से आपके भाई की हालत खराब हुई है तो हम उसके मेडिकल का खर्चा उठाने के लिए रेडी हैं, प्लीज आप यहाँ पे तमाशा मत कीजिए। लेकिन वो मोटा तो वहाँ पे उस शॉपकीपर की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो तो डायरेक्टली वहाँ पे उसकी दुकान को बंद करवाने की डिमांड करने लगा था। जो देखकर तो यंग कोई भी वहाँ पे सोचते हुए अपने मन में कहता है कि अगर इन लोगों को पैसे भी नहीं चाहिए तो फिर आखिर ये लोग यहाँ पे ड्रामा क्यों कर रहे हैं। और अभी यंग कोई वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे उसी सीनियर डिसेबल की एंट्री होती है, जिसके साथ अभी थोड़ी देर पहले उसका सामना हुआ था। जैसे देखते यंग कोई को वहाँ पे पता चल चुका था कि इसी ने इन दोनों बेडब्बे लोगों को यहाँ पे भेजा है, क्योंकि उस सीनियर डिसेबल के वहाँ पे आते ही वो दोनों ही कल्टीवेटर्स वहाँ पे डरने का नाटक करने लगे थे। और ऊपर से वो सीनियर डिसेबल भी वहाँ पे ऐसा दिखा रहा था कि जैसे वो वहाँ पे शॉपकीपर की कोई बहुत बड़ी मदद कर रहा है। असल में वो सीनियर डिसेबल वहाँ पे वो शॉपकीपर की बेटी से प्यार करता था और उसी को इम्प्रेस करने के लिए वो वहाँ पे ये सब कर रहा था। जो देखकर यंग कोई भी वहाँ पे अपने मन ही मन में स्माइल करते हुए कहता है, चलो देख ही लेते हैं कि ये यहाँ पे और कितना ज्यादा नाटक करता है। और यंग कोई कैसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी, इसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।